खुशियां दा रीजन है तू, मेरे हर एक विजन में तू हो, तेरे नाल जिंदगी गुजारनी, मेरे प्यार वाला सीजन है तू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है एक बार फिर से अपने स्टडी ऑफ कॉस्मस में मेरे भाई। ठीक है, स्टडी ऑन कॉस्मोस। मुझे पूरा उम्मीद है जो भी मैं पढ़ाऊँगा सिखाऊँगा आप बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है, और आप देखते देखते इस चैनल को क्या करिएगा भाई, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ठीक है भाई, ताकि आपके लिए हम हमेशा ऐसा वीडियो बनाते रहें। तो ये वीडियो चल रहा है एनडीए के लिए, जो एनडीए का फॉर्म भर चुके होंगे मेरे भाई। अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका निकल सके। बाकी सारा क्लास चल ही रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं ना। देखिए, आज हम बताएंगे आपको ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब होता है रक्त, जो रेड कलर का नहीं होता। जब कट टूट जाता है तो क्या होता है भाई, वाह बहने लगता है ना, एकदम गजब सा। मान लीजिए किसी को कट गया तो ये इस लेवल का जो होता है, इसी को हम लोग ब्लड मतलब रेड कलर का जो होता है। वैसे ये वाइट कलर का होता है, लेकिन आगे बताते हैं कैसे कैसे इसका प्रोसेस है ना। देखते हैं भाई, बेहतरीन तरीक़ा से मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ बता रहे हैं ब्लड। यह एक क्या है भाई, वाह कोलाइड है। यह एक कोलाइड है, ठीक है, जो कि बहुत ही गढ़ा होता है। कैसा होता है, गढ़ा होता है। रक्त जो है भाई एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब देखिए, एक किसी को जोड़ के रखता है, जोड़ के रखने वाले को चीज़ को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक। इसका जो पीएच मान होता है भाई, वह 7.4 होता है, मतलब क्षारीय होता है। कैसे भाई, क्या कि आप जान रहे हो कि पीएच स्केल पे 1 से 14 तक होता है और 7 न्यूट्रल होता है। जब 7 से आगे जाइएगा तो क्या बेस हो जाता है एसिड, और 7 से कम आएगा तो एसिडिक मतलब अम्लीय हो जाता है। तो 7 से ज़्यादा है 7.4, अर्थात क्षारीय है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य का जो होता है वो 5.5 लीटर रक्त होते हैं उसमें लगभग, याद रखिएगा। अर्थात उसके कुल भार का 7%। मान लीजिए किसी ह्यूमन का अगर आपको निकालना हो कि इसमें ब्लड कितना है, तो वैसे तो जनरली 5.5 लीटर होते ही हैं, लेकिन मानते हैं कि किसी को निकालना हो कि कितना ब्लड है इसके बॉडी में, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई बंदा मान लीजिए 50 केजी का है, 50 केजी का इसका ब्लड का अमाउंट पता करना है इसके बॉडी में, तो 7% इसका कर देंगे। जब 7% इसका कीजिएगा मेरे भाई, तो 52 जा हुआ, तो अब 7/2 बचा। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 जा 6 हुआ और 5 2 जा 10, मतलब 3.5 लीटर। ठीक है, 3.5 लीटर, समझ में आ रहा है ना। ये जो बंदा 50 केजी का होगा, इसके अमाउंट होगा इतना, मतलब इतना ब्लड होगा इसके बॉडी में। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब याद रखिएगा 7% किसी भी वेट का ब्लड होता है। ठीक है, ये तो आप याद ही रखिएगा। देखिए, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है भाई, वाह। मान लीजिए पुरुष में जितना भी होगा उससे महिला में कम ही होता है, ½ लीटर कम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो है विभिन्न पोषक और पदार्थ चीज़ों क्या करता है, परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अवस्था में ही मेसोडर्म्स में होता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसी वक्त जो भी है उसका एम्ब्रायो जो बनता है बच्चा का, उसी समय मेसोडर्म में क्या होता है, उसका ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं, अस्थि मज्जा मतलब में होता है। ठीक है, रक्त प्लीहा या
देखिए प्लीहा को स्प्लीन में जमा रहता है और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। देखिए ब्लड का वैसे डेज कितने दिन तक होता है, आगे होगा 120 डेज। जब 120 डेज होता है तो क्या होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन होता है। मान लीजिए एक बार ब्लड फॉर्मेशन हुआ तो फिर इसके बाद क्या होता है कि 120 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक स्प्लीन में चला जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्लीन में चला जाएगा और इसीलिए हम लोग स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि कोई कोई ब्लड डोनेट कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो भी ब्लड है फिर से अगेन बनना है, 120 दिन तक उसका मतलब लाइफ स्पेन है ही, तो उसको दे भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डोनर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था विलियम हार्वे जी किए थे। ठीक है, रक्त में क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कितना होता है कोलेस्ट्रॉल, जैसे मान लेते कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फैट को बढ़ाता है, तो उसमें 180 टू 200 ग्राम होता है, याद रखिए ये भी। अब देखिए ब्लड में, ब्लड के बारे में अब सारा चीज़ देखते हैं इसमें। देखिए ब्लड जो है भैया इसमें प्लाज्मा होता है, उसमें क्या होता है रुधिराणु। देखिए 50 से 60% प्लाज्मा होता है, लेकिन रुधिराणु मतलब रक्त कण जो होता है 40 to 45% होता है। ठीक है, अब देखिए रुधिराणु में आरबीसी आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका नाम है WBC, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा। अब देखिए और प्लाज्मा में आता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इसमें आता है ना, याद भी रखिएगा। अब देखिए इसमें तो ये चीज़ हो गया भैया। अब देखते हैं कि प्लाज्मा है क्या, आखिर प्लाज्मा के बारे में पढ़े ना यहाँ। ये देखिए प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है क्या, उसके बारे में तो कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए प्लाज्मा के बारे में हम बता रहे मेरे भैया, देखिएगा प्लाज्मा, देखिए रक्त प्लाज्मा, यह रक्त का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है भाई, और 90% इसमें जल होता है। क्या होता है, जल। रक्त का एक भाग है जिसमें 90% जल होता है, याद रखिएगा। और 10% भाग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। 10% में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन 90% भाग क्या होता है, जल होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या किस में होता है, ये देखिए प्लाज्मा में होता है। देखिए यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाना मतलब क्या होता है, उसको जमाना। ठीक है, उसमें मदद करता है कौन, यही। ठीक है, अब देखिए सेरस क्या होता है, सेरम, सेरम। देखिए सेरम होता क्या है, जब रक्त प्लाज्मा में से क्या होता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकलते हैं ना, जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक जब प्रोटीन निकलता है मेरे भाई, तो शेष बचा हुआ रक्त सेरम कहलाता है। मान लीजिए इसमें से फाइब्रिनोजेन जब निकल जाता है तो जितना भी अमाउंट में ब्लड बचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरम कहते हैं उसको। सेरम हल्के रंग के पीले रंग का होता है भाई। ठीक है, बीमारी की जांच सेरम से ही की जाती है। मान लीजिए किसी का होता है ना ब्लड टेस्ट, तो उसमें जो पीले रंग का आते हैं सेरम, उसी से हम लोग जांच करते हैं कि इसमें कौन सा डिजीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताते हैं रुधिकीम मतलब कॉर्पल्स। कॉर्पल्स होता है क्या भाई, रक्त कणिका भाग होता है। क्या होता है, रक्त कणिका का यह भाग है, इसमें तीन भागों में बटा होता है भाई। वही देखिए सबसे पहले की बात करूं, आरबीसी रियल ब्लड कार्पल्स ना, रियल ब्लड कार्पल्स मतलब लाल रक्त कणिका। यहाँ पे सॉरी गलत है भैया, यहाँ रेड होता है मेरे भैया, रेड ब्लड कार्पल्स होता है ना, या फिर कोई रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो लाल रक्त कणिका। देखिए रुधिराणु जो होता है 99% भाग क्या होता है, इसमें आरबीसी होता है। अब आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन मतलब क्या होता है, 50 लाख होता है, याद रखिएगा। 1 मिलियन में कितना होता है भाई, 1 लाख, तो 1 लाख हुआ तो 5 मिलियन में हो जाएगा कितना, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। देखिए आरबीसी में केंद्रक तथा
लाइसोसोम नहीं पाया जाता भाई, याद रखिएगा। अभी आरबीसी में लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, एक देखिए, एक सेल डिवीजन में काफ़ी सहायक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम छिड़क छिड़ा के क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, तो इसमें नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, याद आपको ये रखना है, ये देखिए सिंपल चीज़ याद रखना आपको। हाँ भाई, अब देखिए कह रहा है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्ट पहले हम लोग देखे थे। आरबीसी का जीवन मैंने पहले बता चुका, 120 डेज होता है। इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। जब कोई प्रेग्नेंट अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, मतलब समझ में आ रहा है, भ्रूण मतलब एम्ब्रायो फेज में, तो इसका निर्माण यकृत में होता है भाई। किस में होता है, यकृत में। और ख़राब हुई आरबीसी स्प्लीन में चला जाता है, यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा कि आरबीसी को मतलब ग्रेवयार्ड बोलते हैं। आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। आरबीसी का आकार गोला होता है, याद रखिएगा। इसलिए बोलते हैं स्प्लीन को, क्योंकि वो जितना भी ब्लड है कहाँ, आरबीसी कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, इसलिए से हम लोग बोलते हैं। अब देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य जो है वह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, मतलब इधर उधर करना, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, और हीमोग्लोबिन एचबी से डिनोटेट करते हैं हम हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मतलब ब्लड होता है, उसका ब्लड तो वैसे वाइट होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, वो रेड कलर का दिखता है रियल में। हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। देखिए, मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 149 प्रति 100 ml तक होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल में ही जो होता है 139 ml प्रति 100 ml में होता है, याद रखिएगा इसको ना। 10 हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया या अरक्तता हिंदी में जिसको बोलते हैं, नामक रोग हो जाता है। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया हो जाता है भाई वाह। अब देखिए आपका आ गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस को बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। इसकी जो संख्या होती है 8000 to 10,000 होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 to 10,000। इनमें केंद्रक होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता इसमें ना, जिस कारण यह का सफ़ेद दिखता है। इसमें हीमोग्लोबिन है ही नहीं, सफ़ेद ही तो दिखेगा यार। देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो आकार अनियमित होता है, मतलब कोई डेफिनेट ही नहीं है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जहाँ उसका हुआ था, ठीक है। इसका जीवन काल 4 डेज होता है। 4 डेज के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, फिर से रिकवर और फिर से मतलब रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं, फिर से निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन। अब देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है, याद रखिएगा इसको। देखिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, मैंने पहले भी देख चुका था। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण मतलब बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। देखिए, मान लीजिए किसी को देखिएगा कि मतलब कुछ भी डिजीज होने के बाद वो काफ़ी बेहतर मतलब बीमार पड़ जाता है, लेकिन जिसमें डब्ल्यूबीसी सफिशिएंट मात्रा में होते हैं उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब लगभग वो बीमारी से फाइट करने का पोटेंशियल होता है उसमें, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी बढ़िया बना के रखिए ताकि आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, मतलब बीमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, डब्ल्यूबीसी देखिए कई प्रकार के होते हैं ना। देखिए, डब्ल्यूबीसी होता है इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो होगा भाई बता रहे हैं आपको, इस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, इन्हें बैक्टीरिया का भक्षण भी कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा। लेकिन लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणु को नष्ट करता है। देखिए, लिम्फोसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जीवाणु को नष्ट भी करता है, कौन, लिम्फोसाइट। लेकिन मोनोसाइट जो है वह आकार में सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा इसको भी। लिम्फोसाइट जो है आकार में
लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करती है ना, हमारे शरीर को क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है। कौन? लिम्फोसाइट के द्वारा ही होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी होता है बनाना, नहीं तो मानते हैं ना एक बार डिजीज हुआ आप ऑटोमेटिक या ऊपर चल जाएगी, लेकिन एंटीबॉडी के कारण हम लोग बचे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट में टी सेल एवं बी सेल पाई जाती है। ठीक है, बीमारी में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा टी सेल ही करता है। बीमारी में रक्षा कौन करता है? टी सेल। HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है भाई, जिसे मान लीजिए अब टी सेल रक्षा ही कर रहा है, HIV हो गया तो आपको नष्ट कर देगा, तब बचिएगा नहीं। तो HIV से भी बचना है। HIV का देखिए फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, HIV जो एड्स होता है, ये आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं प्लेटलेटस क्या होता है भाई, इसका हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। इसमें इसे देखिए भाई थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। ये थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को बहाव को भी रोकता है भाई। ये रंगहीन होता है भाई। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पेन होता है मतलब जीवन काल 4 से 5 डेज होता है। ये प्रति घन मीटर में इनकी जो संख्या है 2 से 3 लाख है, 2 से 3 लाख। डेंगू बीमारी में इसका क्या होता है, संख्या जो है 8000 से भी कम हो जाता है। डेंगू बीमारी जब होता है तो इसकी संख्या 8000 से भी कम हो जाता है। किसका? प्लेटलेटस को। ताकि फिर मतलब उसका ट्रीटमेंट कर प्लेटलेटस को अच्छा तरह से मैनेज किया जाता है, तब जाके क्या होता है, डेंगू ये सब ठीक होते हैं। देखिए अब रक्त का कार्य हम बता रहे हैं आपको, मतलब ब्लड का, मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसका तो वर्क होता है, तो ब्लड का कार्य क्या है, उसी तरीक़ा से ब्लड हम लोग देखते हैं रक्त पचे भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है। जैसे मान लीजिए जो डाइजेस्ट हो गया, जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसको मतलब उसके बाद वो क्या करता है, परिवहन करता है, इधर उधर जो भी करना होगा कौन करता है, पचे हुए भोजन को रक्त ही करता है। ठीक है, अब देखिए रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का भी परिवहन करता है ना, याद रखिएगा। हाँ भाई एक बात एक और भी है कि लोग कहते हैं ना कि जब खाना खाते हैं तो हम लोग को नींद क्यों आता है, तो नींद इसलिए आता है कि जब आप मान लीजिए खाना खाएं तो डाइजेस्ट करने के लिए जितने भी ब्लड होते हैं आपके ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा ब्लड चला जाता है और वहाँ फंक्शन करके उसे पचाता रहता है, डाइजेस्ट करता है। तो माइंड जो होता है, माइंड में ब्रेन की कमी हो जाती है, जिसके चलते हम लोग को नींद आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए रक्त उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है ना। देखिए रक्त तापमान को नियंत्रित करता है, क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लीन प्रवाहित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है, रक्त तापमान को नियंत्रित करता है, यही कारण है कि मलेरिया बुखार जो है स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिम्फ लसिका पढ़ेंगे। फिर लसिका क्या है, कैसे है लिम्फ लसिका। ये देखिए भाई हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। ठीक है, यह जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता, याद रखिएगा। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है। क्या होता है लसिका ग्रंथि, जिससे लसिका निकल कर आगे प्रवाहित होती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, अर्थात एक कोशिका से हृदय की ओर जाता है। लसिका जो है मतलब सेल से हृदय की ओर जाता है। कौन? लसिका। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित भी कर लेता है। ठीक है, इसी कारण है। देखिए लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है। O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है। किस में? लसिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है, CO2 होता है। देखिए यह घाव भरने का काम करता है। कौन? लसिका। जैसे किसी को घाव हो गया तो घाव यही भरता है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेटस के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, याद रखिएगा। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। अब देखिए रक्त का थक्का जमना बनना ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त जब जम जाता है, जम जाना ही रक्त का थक्का बनना या क्लोटिंग कहते हैं। देखिए इसे ये जो है विटामिन के कारण होता है। अगर जिस व्यक्ति विटामिन के की लेक हो गया, कमी हो गया, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट
2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैसकेस प्रोसेस कहते हैं। जब रक्त के थक्का बनता है उसको क्या कहते हैं? कैसकेस प्रोसेस। ठीक है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। कौन कौन है भाई? जब कहीं कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है, ये तो पता ही है, और रक्त वायु के संपर्क में आएगा। मान लीजिए जब बॉडी से कट गया तो कट्टा तो रक्त बाहर आएगा तो वायु के संपर्क में आएगा, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स, और थ्रोम्बोसाइट में बदल जाता है। ठीक है, बस देखिए, यह थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बिन में बदल देता है, यही। ठीक है, इसके बाद क्या होता है मेरे भाई? यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन में क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन, इसके बाद हो जाता है सारा काम। फाइब्रिन की रचना जो होती है मेरे भाई, वो होता है एकदम जाली की तरह। कैसा होता है? जाली। कैसा होता है? जाली के समान होता है ना, याद रखिएगा इसको भी। अब देखिए हम आगे बात करते हैं जिसमें रक्त में रुधिराणु, मतलब मुख्य रूप से आरबीसी, रुधिराणु मतलब आरबीसी, आकार मतलब आकर फंस जाता है, रुधिराणु में आकर जब फंस जाता है तो जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है, इसे केवल स्कंदन या थक्का होते हैं ना। अब देखिए, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु जब मिलेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है ना, याद रखिएगा इसको। अब यही जब थ्रोम्बोप्लास्टिन से जब कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिल जाएगा तो थ्रोम्बिन बन जाएगा। जब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बनेगा तो फाइब्रिन बन जाएगा। और जब यही फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मतलब आरबीसी इसमें मिल जाएंगे तो रक्त का थक्का बन जाता। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कितना सारे प्रोसेस हैं देखिए। पहले इससे ये बनेगा, ये मतलब सारा चीज़ आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ क्या क्या मतलब कंपलसरी है, उसको हम देखते हैं ना। देखिए विटामिन जो है रक्त का थक्का के ही बनाता है। अगर विटामिन की कमी होगी आप में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा आप में मेरे भाई। देखिए रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स का अनिवार्य है। धातु या तत्व उसमें होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होना चाहिए प्रोटीन के रूप में। बस ये था। अब रिमार्क कुछ देख लेते हैं, रिमार्क में है क्या रियल में। देखिए हेमरेज हो जाता है किसी को, हेमरेज बोलते हैं ना, हेमरेज होगा, नसों फटने के कारण। विटामिन के है, क्या है विटामिन के? शरीर के अंदर, देखिए शरीर के अंदर जब कभी कुछ हो जाए, शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए भाई वाह, तो व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी। शरीर के अंदर जब रक्त जम जाता है तो क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। कैसे? देखिए रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हेपरिन, याद रखिएगा इसको, हेपरिन। ठीक है, जो क्या करता है शरीर के अंदर रक्त को जमने में से रोकता है। कौन? हेपरिन। हेपरिन ही एक ऐसा है जो शरीर को जमने से रोकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अतः हेपरिन को एंटीक्लोटिंग या एंटी कोगुलेट भी कहते हैं। जैसे किसी का अब देखिएगा रक्त का थक्का बन ही नहीं रहा है, मतलब रक्त का थक्का बन जा रहा है, मतलब ब्लड जम जा रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए हेपरिन नामक इंजेक्शन भी ऐसे कुछ आते हैं और उसको दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ताकि खून का थक्का बन सके ना। हीमोग्लोबिन एक अनुवांशिक रोग है भाई, इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता। जैसे हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया, तो इसमें रक्त का आपका थक्का बनेगा ही नहीं। एक अनुवांशिक बीमारी है, जैसे जेनेटिकल, जैसे पेरेंटिक, मान लीजिए किसी पेरेंट्स में है तो आपको आ सकता है। जेनेटिकल आपके जनरेशन में किसी का हुआ हो तो ये आ सकता है। रक्त का थक्का नहीं बनना है, हीमोफीलिया। ठीक है, इस रोग में खून का थक्का बनता ही नहीं है, हीमोफीलिया हो गया तो, इसलिए जनरेशन पे डिपेंड करता है आपका कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में प्रारंभ हुआ था। एक महारानी थी, कौन? एलिजाबेथ, जिसमें क्या हुआ था कि जब मान लीजिए वहाँ कटा उसको तो उसका रक्त का स्राव बंद ही नहीं हो रहा था, डेड कर गई। यह रानी एलिजाबेथ में हुआ था, सबसे पहले देखा गया था ना, याद रखिएगा। ये इंग्लैंड के थी महारानी जी। अब देखिए हम वही बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप। सुने होंगे कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है, बोलता आपका क्या है, मतलब कहीं भी, मतलब ब्लड ग्रुप की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होगा।
देखिए रक्त समूह का खोज जो किए थे लैंडस्टीनर जी किए थे। कौन किया था? लैंडस्टीनर जी किए थे, नामक बहुत विद्वान थे वो। देखिए मानव मुख्य रूप से 4 प्रकार की ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। कुल रक्त की संख्या इसे 33 होता है, लेकिन 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिए। रक्त समूह में विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। ग्लाइकोप्रोटीन को क्या किए थे? लैंडस्टीनर जी ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी होता है भाई, ठीक है। एंटीजन के आधार पर ही रक्त का 4 भाग में बांटा गया है। एंटीजन के आधार पे कौन दिया था? लैंडस्टीनर। ये 2 प्रकार के ए और बी होते हैं, इसी के आधार पे वो दिए हैं। देखिए क्या दिए हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा भाई वह बी होगा। एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। एंटीजन ए बी दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप वो हो गया, बस और कुछ नहीं। अब देखिए रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है भाई वाह। रक्त जो के प्लाज्मा भी है उसमें एक प्रकार क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं ना। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। कौन? यही एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है, याद रखिएगा। अब देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है भाई वाह। आरएच फैक्टर इसका खोज जो किए थे 1940 में लैंडस्टीनर जो किए थे, तथा वीनर। लैंडस्टीनर भी किए थे, वीनर भी किए थे, 1940 में किए थे। एक विशेष प्रकार क्या है? एंटीजन होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अरीसम नामक बंदर में देखा गया था। कौन? आरएच फैक्टर सबसे पहले अरीसम नामक बंदर में गया था, इसीलिए आरएच इसे करके लिए है, इसीलिए हम लोग आरएच हो गए थे। देखिए जिसमें आरएच उपस्थित रहता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें आरएच नहीं होता भैया वो आरएच निगेटिव होता है। बहुत सारे लोगों का आरएच फैक्टर निगेटिव होता है, लगभग ऐसे 80% है ह्यूमन में, मतलब होता है क्या यही आरएच पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत लोगों में 20% अभी भी हैं इसमें निगेटिव होता है। तो घबराने कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। कब होता है बता रहे हैं इसमें। देखिए आरएच निगेटिव होने का मतलब लॉस कैसे है? जब किसी का आरएच फैक्टर निगेटिव हो जाता है भाई वाह, तो देखिए उसमें होता ये है, मान लीजिए किसी फीमेल का आरएच निगेटिव है, आरएच फैक्टर जो है निगेटिव है, तो किसी मान लीजिए मेल से उसका मैरिज हुआ जिसका आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो, और ये जो फीमेल है इसका आरएच फैक्टर मान लेते हैं निगेटिव है। जब इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। जब इसमें देखिए रिप्रोडक्शन होगा मेरे भाई, तो रिप्रोडक्शन के समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होकर मान लेते हैं, जब रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा मान लेते हैं जब स्पर्म मिल जाएगा, स्पर्म प्लस ओवम मिलेगा, तो ये क्या करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये हो जाता है एम्ब्रायो हो जाता है। एम्ब्रायो इसके बाद क्या होता है अब जान ही रहे हैं, बस समझ रहे हैं आप। गेस्टेशन का पीरियड होता है 9th मंथ का। गेस्टेशन का पीरियड होता है 9th मंथ का, ठीक है। जब 9th मंथ का गेस्टेशन का पीरियड होता है तो इसमें होता ये है कि जब बच्चा पार्चुरेशन से बाहर आता है, ठीक है। जब पार्चुरेशन के वक्त वेजाइनल ट्रैक्ट से जब बाहर आता है बच्चा, तो उस वक्त क्या होता है कि जो बेबी का मतलब देखिए प्लेसेंटा जो होता है, अगर प्लेसेंटा जो मदर है उसका, तो मान लीजिए इसका क्या आरएच फैक्टर निगेटिव है, और जो बेबी आएगा इसका जो प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा जो माँ के बॉडी से क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसको जैसे ही नर्स लोग या फिर कोई कट करता है, तो उसमें देखिए इसमें है क्या? आरएच निगेटिव है और इसमें पॉजिटिव। मतलब लीजिए ऐसा हुआ तो ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बना लेगा। क्या करेगा? एंटीबॉडी। फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। जब एंटीबॉडी बनाएगा तो फर्स्ट टाइम उसे बच्चा को कुछ नहीं हो सकता, मतलब पहले बार लगेगा उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब यही सेकेंड टाइम होगा तो इसमें दिक्कत ये हो सकता है कि
एंटीबॉडी बना के जब फर्स्ट टाइम पहचान कर लिया तो हाँ भाई फर्स्ट टाइम पहचान कर लिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं इसको चलो। लेकिन जब यही बच्चा सेकेंड टाइम ऐसा ही गेस्टेशन पीरियड होने के बाद पार्चुरेशन होगा तो वही एंटीबॉडी जब वही इसमें अगर RH फैक्टर पॉजिटिव हो और इसमें निगेटिव तो एंटीबॉडी तो इसमें बच्चा का मतलब डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए मतलब थोड़ा सा यही दिक्कत होता है इसमें ना। तो आप याद रखिएगा ये बच्चा डेथ भी हो सकता है इसलिए कि ये एंटीबॉडी बना के रखा पहले एंटीबॉडी। तो भाई वैसे कोई ज़्यादा मतलब हो भी सकता है लेकिन ऐसे ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। जब RH फैक्टर वाले मेल और RH फैक्टर निगेटिव वाले फीमेल हो इनका मैरिज हो जाता है तो जो भी बच्चा होता है तो हम बता चुके। लेकिन इसके लिए ऐसा भी मतलब इसका ट्रीटमेंट भी है कि पार्चुरेशन के वक्त क्या होता है डॉक्टर लोग क्या करते हैं इसमें मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। पहले पार्चुरेशन से पहले ही इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि एंटीबॉडी बना सके और बच्चे को कुछ ना हो ताकि अच्छा से रह सके। तो घबराने की वैसे कोई बात नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो सकता है याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो फिर दिया तो इसमें 95% लोग क्या होते हैं RH पॉजिटिव होते हैं ना। अब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड रक्त का आदान कैसे होता है? जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहते हैं मतलब ब्लड डोनर। तो ब्लड बैंक में रक्त का कितना पे रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। कितना 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ब्लड हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से कितना मान लीजिए कितना होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो इससे कितना 3 डिग्री ज़्यादा करके फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। सॉरी गलत बोले हम। ओहो मिस्टेक इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। देखिए 37 डिग्री जो 37 जो होता है सॉरी सेंटीग्रेड होता है ना 98.6 जो होता है फ़ारेनहाइट हम लोग बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन जो ब्लड को रखा जाता है ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही रखा जाता है याद रखिएगा। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट में 200 ml रक्त का दान होता है ना। 1 यूनिट में याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है भाई 200 ml होता है। ठीक है इसको याद रखिएगा। ठीक है अब देखिए भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य जो है लगभग 1200 से 2000 के बीच में है भैया। ठीक है जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर भी मिलान करते हैं ना। देखिए यदि हम RH का रक्त किसी RH पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव का रक्त RH पॉजिटिव वाले को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा किंतु दूसरी बार RH निगेटिव वाले देखिए निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं कि RH पॉजिटिव का रक्त किसी RH पॉजिटिव को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। ठीक है किंतु दूसरा बार RH निगेटिव वाले को देंगे दूसरी बार RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जब आप दूसरी बार अगर RH निगेटिव वाले को दोगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा। देखिए क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा होता है और बहाव प्रभावित होता है। ठीक है इस ऐसे रक्त को अभिलेशन भी कहते हैं ना याद रखिएगा। तो इसलिए हम लोग जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को ही देगा निगेटिव है निगेटिव नहीं तो निगेटिव को दिया तो डेथ भी हो सकता हो। अब देखिए ओ निगेटिव वाले जो होते हैं ब्लड ग्रुप वो क्या होते हैं यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं ना। इसमें सभी प्रकार क्या होता है एंटीजन मतलब RH पाए जाते हैं याद रखिएगा। और AB जो होता है भैया ये याद रखिएगा AB जो होता है इसको ब्लड एक्सेप्टर कहते हैं एक्सेप्टर कहते हैं। ये सभी से ले सकता है। देखिए AB किसी से भी ले सकता है और वो है किसी को भी दे सकता है याद रखिएगा। ये किसी को भी दे सकता है ये किसी से ले सकता है ना। अब देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस
देखिए, यदि पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव हो और माता का RH निगेटिव हो तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगा। याद रखिएगा, अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि जो ये क्या होता है, प्लेसेंटा होता है मेरे भाई। ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर से एंटीबॉडी बना के मदर की जो है प्लेसेंटा जो कट किया गया, इसको क्या करता है, मदर वाले एंटीबॉडी बना के रख लेता है और जब सेकेंड टाइम आएगा तो ये इसको नहीं छोड़ेगा, मतलब मृत्यु भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि यदि पिता का RH पॉजिटिव हो और माता का निगेटिव हो तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा संतान होगा भैया तो उसका डेथ भी हो सकता है। इसलिए शादी विवाह देख ताक के कीजिएगा, कैसे मतलब ब्लड RH फैक्टर निगेटिव पॉजिटिव सब देख ताक के, ठीक है। हाँ, अब देखिए आते हैं हम लोग आगे ना। अब देखिए माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। देखिए, अब माता पिता मतलब किस ब्लड ग्रुप के हैं और बच्चा जो भी पैदा होगा वो किस ब्लड ग्रुप का होगा, और उसके बारे में हम आज देखते हैं, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। देखिए, माता पिता का रक्त मान लेते हैं O के साथ, मान लीजिए O या तो तो मेल का हो या फीमेल का हो, ठीक है, या फिर A मान लेते हैं मेल का हो या फीमेल का, किसी का भाई दोनों में से किसी एक का होना, मतलब होना तो कंपलसरी है। देखिए इसमें होगा, तो मानते हैं किसी का ये है किसी का ये है, तो इनमें जो बच्चे की संभावना है भाई, तो फोटोकॉपी कर दीजिए, मतलब याद रखने के लिए फोटोकॉपी करने का मतलब O के साथ जब भी होता है, देखिए O के साथ किया गया तो O के साथ जो भी होगा वो सेम सेम आ जाएगा। तो O के साथ OA के साथ हुआ था तो OA ही आएगा, OB के साथ है तो OB होगा। देखिए O और AB के साथ है तो O नहीं आएगा, याद रखिएगा, इसमें O नहीं आएगा ना, इसमें AB AB होगा। अब OO से जब होगा तो OO आएगा, क्या आएगा, OO आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए भाई O आएगा, लेकिन इसमें AB भैया नहीं आ सकता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए पाँचवा में हम बात करते हैं, पाँचवा में A जब A से करेंगे तो A आएगा या O आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम से करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा, सेम से कीजिएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक जो भी सेम होगा उसके साथ O आ जाएगा। तो A था तो A आ गया, B है तो B हो जाएगा, AB है तो AB आएगा, थोड़ा सा यही अलग है। अब देखिए AB के साथ आप कीजिएगा, मान लीजिए AB के साथ किया गया है, A के साथ AB तो AB आ गया, B और AB के साथ कीजिएगा तो AB हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और AB के साथ कीजिएगा तो हर कोई जानता है ABO, ठीक है, ये सब आ जाता है। तो AB के साथ करने के बाद ABO सब आ जाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीक़ा से समझे होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब हम बताते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रक्त समूह होता है, 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है, किसी में से एक पाया जाता है। कह रहा है कि यह विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ABO होता है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन ABO होता है। इसकी खोज 1952 में बम्बई में डॉक्टर Y या G बेंड ने किया था। इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भैया, ब्लड ग्रुप ABO पा रहा है, वाह। कौन खोज किया था, YG बेंडे ने किए थे, ठीक है, ये जो बॉम्बे के थे, इसलिए इनके नाम पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। 40 लाख में से, मान लीजिए 40 मतलब औसतन ऐसा माना गया है कि 40 लाख में से किसी एक में पाया जाएगा। सोचिए इतना बड़ा इसमें होता है कि ABO तीनों पाया जाएगा, गजब है यार। तो मुझे पूरा उम्मीद है भाई कि आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, भली भांति हम आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं, जो भी दिक्कत होगा नहीं, इसलिए
आपसे गुजारिश है कि जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर, और भाई वाह सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब नहीं सर वीडियो देखिएगा फिर। तो स्वागत है यहाँ स्टेडियम कॉस्मस पे आपको, आप इस पे ध्यान दीजिए इसको, ठीक है भाई। आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहेंगे डिफेंस के लिए, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी खुशियां दा रीजन है तू।